Good afternoon. Today we are continuing the chapter story of village, Palampur, in economic. Learning the concepts of economics in a very, very simple way through story of the village, Palampur. We have already learned the factors of production, and land is among the factors of production, one of the factors. And we have identified few characteristics, features of land resources, that is, they are fixed, they are available in fixed quantity. Then एक concern, एक चिंता है कि एक ही जमीन से हम अनाज बढ़ा सकते हैं कि नहीं. Can we increase the production from the same piece of land? That is another question. Why that question is there? Because population is growing and the land resources is fixed. वहां से थर्ड क्वेश्चन है, विल द लैंड सस्टेन? तो क्या ये हमारी क्षमता, हमारी आबादी बढ़ रही है और हमारी जरूरतें बढ़ रही है, तो जमीन की जो क्षमता है वो कितनी है कि क्या इनफाइनाइट ह्यूमन बींग्स के लिए ये बनी है हमारे प्लेनेट? तो प्लांट एनिमल क्या करेंगे? क्या प्लांट को अपने लिए जगह नहीं चाहिए? फॉरेस्ट को अपने लिए सॉइल नहीं चाहिए? क्या वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे? क्या एनिमल्स घूमेंगे फिरेंगे दौड़ेंगे नहीं, शिकार नहीं करेंगे? दिस इज द क्वेश्चन. इफ ह्यूमंस ओनली ऑक्युपाई द अर्थ, इफ ह्यूमंस ओनली सी द लैंड एज ए प्रॉफिट, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रॉफिट मोटिव, कि जमीन है, चलो वो जमीन को जो है हम हथिया लेंगे, वो जमीन मेरा हो गया, और कोई नहीं देख रहा है तो वो जमीन हम ले लेंगे. ये मन में अगर लालच आ गया है कि हमको अमीर बनना है, हर हाल में बनना है, उसमें जंगल कट जाए कट जाने दो, और जानवरों की उसमें जो है मौत हो जाए हो जाने दो, वो एक्सटिंक्ट हो जाए, कोई बात नहीं, हम तो अमीर हो गए, बाकी लोगों को दिखाएंगे देखो मेरे पास कितना पैसा है. यहाँ एक क्वेश्चन है, विल द लैंड सस्टेन? क्या हमारे मनमानी के लिए जमीन बनी है? तो ये क्वेश्चन है. तो ग्रीन रेवोल्यूशन हम लोगों को बहुत फायदा दिया. बुक क्या कहती है कि ग्रीन रेवोल्यूशन से हमें बहुत फायदा मिला. क्या फायदा मिला? फूड प्रोडक्शन बढ़ गया, किसान जो है अमीर हो गए पंजाब हरियाणा के, और लगा कि कितना बड़ा हम लोगों ने जो है तीर मार लिया, बड़ा मेडल मिल गया हम लोगों को. लेकिन 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल बाद हमको ग्रीन रेवोल्यूशन तकनीक के बुरे असर दिखने लगे, सामने आने लगे. वो था सॉइल डिग्रेडेशन, और फूड प्रोडक्शन धीरे धीरे फॉल करने लगा, डिक्लाइन करने लगा. तो ये जो है हमारे लिए वही चिंता दोबारा लौट के आ गई. विल द लैंड सस्टेन? जो हमारी मनमानी थी, क्या ये हमारे लिए, हमारी मनमानी के लिए बनी है ये प्लैनेट? नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है, हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर? यहाँ पे क्या फार्मर जो है वो एक ही है? देखते हैं. बिग फार्मर, स्मॉल फार्मर और मार्जिनल फार्मर. तो ये तीन बात हम समझ गए, तो हमको फार्मर कितने तरह के हो सकते हैं वो आइडिया लग जाएगा. बिग फार्मर के पास जमीन बड़े हैं, इनके पास ज्यादा बड़े जमीन है, तो ये बुक बताता है 2 हेक्टेयर से ज्यादा बड़े जमीन रखते हैं बिग फार्मर. ऐसे बहुत सारे 60 to 80 फैमिलीज होंगे मेरे ख्याल से, शायद उससे ज्यादा ही होंगे. फिर छोटे किसान हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन. तो बिग और स्मॉल तो समझ में आ गया. एक और वर्ड आ गया परेशान करने वाला, इकोनॉमिक्स का वर्ड आ गया है, मार्जिनल फार्मर. तो ये मार्जिनल फार्मर वो फार्मर है जो दूसरे की जमीन में काम ढूंढता है. तो वो इन लोगों से काम मांगता रहता है कि उस दिन हमको काम दे दो, हमको तुम्हारी जमीन में काम करने दे दो. तो जिनकी अपनी जमीन नहीं है और दूसरे की जमीन में खेती करते हैं, तो वो हो गए हैं मार्जिनल फार्मर्स. तो ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, उन लोगों की हालत बराबर जैसी है. छोटे जमीन, उसको भी हम लोग बताएंगे कि छोटे जमीन से उन लोगों को कैसे दिक्कत होता है. और बिग फार्मर के साथ एक और कैटेगरी डाल देते हैं. तो ये लोग के पास बड़े जमीन है और इन लोग के पास छोटे जमीन है. इनके पास में जमीन भी ना हो, दूसरे की जमीन में घूम घूम के काम करते हैं, तो इनके जमीन छोटे छोटे टुकड़े.
इनके पास बड़े जमीन, काफी बड़े जमीन है, मोर देन 2 हेक्टेयर, मोर देन 5 हेक्टेयर, किसी के पास हो सकता है 10 हेक्टेयर वो जमीन। तो ये जो है टॉपिक है, हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड। वो यहाँ बुक का कहानी तो हमको खाली बुक के कहानी से हमको कुछ कंसेप्ट माइंड में बैठा देने हैं कि ये कह रहा है बड़े किसान, छोटे किसान, मार्जिनल किसान, मीडियम किसान, इनके बारे में कह रहा है। बस यही बात हमको ध्यान रखना है। पालमपुर हटा दो तो गया के भी गांव है, ए विलेज इन गया ऑल्सो हैज ए बिग फार्मर, मीडियम फार्मर, स्मॉल फार्मर एंड मार्जिनल फार्मर। यहाँ बुक वाला स्टोरी से जो भी कंसेप्ट सीखेंगे वो अप्लाई कर देंगे। तो क्या बिग फार्मर जो है, बिग फार्मर के पास बड़ी जमीन थे और उनके पास 4 बेटे थे, अब उनकी जमीन बड़े रहेगी कि 4 हिस्सों में बढ़ जाएगी? अब अनम्यूट करके बता। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि एक किसान है, उसके पास काफी बड़ा जमीन है और उनके 4 बेटे हैं। वन फार्मर हैविंग दिस मच ऑफ लैंड, और उनके 4 बेटे हैं। बेचारा फार्मर बूढ़ा हो गया, वो मरने वाला है, अब वो अपना जमीन जो है अपने बेटों को देके जा रहा है। अनम्यूट करके कोई रिप्लाई करो कि बिग फार्मर जो है वो अपने मरने से पहले बेटों को जमीन दे के जा रहा है, सही किया कि गलत किया? कोई अनम्यूट अपना पर्सनली अनम्यूट करके बता सकते हो, और चैट में भी लिख के भेज सकते हो। चलो ऐसे ही एक किसान है और उसके पास बड़े जमीन थे, 4 हेक्टेयर जमीन। ये 4 हेक्टेयर जमीन से उसका जो है खेती बाड़ी चल रहा था, चारों बेटों को अच्छा से पाला पोसा बड़ा किया। अब वो मरने वाला है, तो अब वो अपने बेटों को जो है कितने हिस्से में बांट के जाएंगे? 4 हेक्टेयर जमीन। कोई रेस्पॉन्स नहीं है, इसका मतलब यही है कि ये टॉपिक तो हम अकेले वन साइडेड, मेरा मोनोलॉग हो रहा है, तुम्हारा कोई इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है, कुछ नहीं बोल रहे हो। ये इंडिया की एक प्रॉब्लम की तरफ हम लोग जो है, इंडिया के एक प्रॉब्लम की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। वो है इंडिया में जो बड़े किसान हैं वो अपने 4 बेटों में जमीन बांट के अगर मर जाते हैं, तो चारों बेटों का जो है स्ट्रगल वहां से स्टार्ट होता है। चारों भाई समझ लेता है कि ये मेरा जमीन है और मेरे भाई से हमको एक साथ मिलके काम नहीं करना है। लेट मी सी वन चैट। 1 हेक्टेयर ईच, सपना की तरफ से आंसर आया है, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नॉट एनी रिस्पॉन्स। सो the farmer, the big farmer having 4 hectare land, he could manage the affairs of the family with 4 hectares of land. Now the son get 1 hectare each, and each one of them are struggling because 1 hectare is not sufficient to run their family needs. 1 हेक्टेयर जमीन उनके परिवार पालने के लिए सफिशियंट नहीं है, और ये हम लोग के लिए प्रॉब्लम होता जा रहा है। लैंड फ्रैगमेंटेशन बोल रहे हैं, वो बोलते हैं लैंड फ्रैगमेंटेशन। लैंड फ्रैगमेंटेशन से ये अनइकोनॉमिक होता जाता है। तो बड़े जमीन में ट्रैक्टर चलता तो माइलेज मिल जाता, प्लॉविंग करने से जो है हमको जो है कम तेल जला के हमको जो है उसमें प्लॉविंग करने का सुविधा मिलता। अब छोटा जमीन है तो ट्रैक्टर को छोटे जमीन में बार बार टर्न लेना पड़ रहा है, रुकना पड़ रहा है, स्लो डाउन हो जा रहा है काम। पहले 4 हेक्टेयर में पूरा तेजी से वो बढ़ता, टर्न लेता और पूरे उसको प्लॉविंग करता था, और पूरा चारों भाई और पापा मिलके खेती करते थे। अब चारों भाई बांट लिए हैं जमीन, और अब 4 ट्रैक्टर आ गया है, चारों के ट्रैक्टर में इन्वेस्ट हो गए, फिक्स्ड कैपिटल बढ़ गया।
चारों का डीजल खर्चा बढ़ गया और चारों के प्रोडक्ट जो वापस आने वाला उपज था, यील्ड पर हेक्टेयर था, सबके जमीन से वो 1/4 हो गया। पहले 4 हेक्टेयर से आता था, अब 1 हेक्टेयर से आ रहा है। कितनी सारी प्रॉब्लम है। तो ये सारी बातें तुमको आज हम इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तुमको समझा रहे हैं कि हमें कैसे देश चलाना है, इकोनॉमिक डिसीजंस कैसे हम लोग लेते हैं, एक्चुअल रियलिटी में हम लोगों को जो है कौन कौन सा चीज हम लोगों को ध्यान रखना है। सच्चाई यहाँ पे तो है कि 4 हेक्टेयर से अभी 1-1 हेक्टेयर हो गया और उसमें चारों भाई अपना अपना ट्रैक्टर खरीद लिए तो सबका पीक कैपिटल बढ़ गया। क्या चारों को रिटर्न मिलेगा? आंसर इज नो। अब यही चीज को हम लोग जो है ये ग्राफ से भी अभी देखेंगे कि प्रॉब्लम वहां पे क्या है, पालमपुर का प्रॉब्लम क्या है वो देखते हैं। पालमपुर वाला अभी थोड़ा सा दो डायग्राम है ऐसे करके सर्कल बना हुआ है, एक और सर्कल बना हुआ है और इसमें जो है ये इस तरह से ये 55% बता रहा है और हो सकता है 44%। चलो 55% कर दिए, 45% दोनों मिलकर 100 हो गया। एक तरफ हो गया है यहाँ पे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स का हो गया। ये थोड़ा बुक में उल्टा हो गया है, मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स, ये हो जाएगा स्मॉल फार्मर्स और ये हो गया मीडियम एंड लार्ज। यहाँ पे लिखते हैं कल्टीवेटेड एरिया। तो ये मीडियम एंड लार्ज फार्मर, रुक जाए एक सेकेंड। ये वाला हो जाएगा स्मॉल फार्मर जो है वो कल्टीवेटेड एरिया उनके पास कम है और मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स के पास ज्यादा कल्टीवेटेड एरिया। ये तो एक डायग्राम है जिससे हमको एक स्टडी करने मिल रहा है। पालमपुर विलेज में ये स्थिति है कि जो लार्ज फार्मर्स है वो कल्टीवेटेड एरिया 55% तक का उनका शेयर बनता है और यहाँ पे बनता है इन लोग का 45% तक का इनके पास कल्टीवेटेड एरिया इनके पास है, यानी ये 10% पीछे चल रहे हैं इनसे। अभी दूसरा वाला में हमको पता चल रहा है नंबर ऑफ फार्मर। इसमें परसेंटेज दिखा रहे हैं, एक दिन का हो गया 15%, ये हो गया स्मॉल फार्मर्स और एक हो गया 85%। तो ये नंबर ऑफ फार्मर्स की संख्या दिखा रहे हैं वो ज्यादा संख्या में है, मार्जिनल मतलब मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स संख्या में ज्यादा है इतने, और ये लोग जो है 15% ही रह गए। तो यहाँ कंपेयर करके ये हम लोगों को डिस्कस मिलता है कि जमीन जो है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कल्टीवेटेड एरिया एंड नंबर ऑफ फार्मर्स जो है वो भी एक बहुत बड़ा अंतर है देखने मिल रहा है। और ये अगर स्थिति रहा, ये इनइक्वल या डिस्ट्रीब्यूशन में अगर इनइक्वालिटी रहता है तो वो गांव आगे नहीं बढ़ सकता, उनके कंट्रीब्यूशन जो है वो कम हो जाएंगे। कैसे कम हो जाएंगे? यहाँ जरूरत से ज्यादा है तो उनके पास उतनी जमीन है नहीं, 85% है वो लोग। तो ये हम लोगों को जो है समझना है कि हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। एक सिंपल समरी आपको यहाँ से पता चलता है कि इट इज unevenly distributed between the small farmers and marginal farmers and big farmers। क्या ये हम लोग मान सकते हैं कि एक कहानी में अगर uneven distribution है, if in this story there is uneven distribution, this is the general picture of almost
almost maximum villages of India is also having same story. यस और नो में रेस्पॉन्ड करके बताओ कि हाँ, इंडिया के ज्यादातर गांव में अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। तुमको याद आएगा अपने गांव में भी कुछ लोगों के पास बेहिसाब जमीन है और कुछ लोग छोटी जमीन लेके रखे हैं। कितने लोग अपने गांव के बारे में जानते हो कि कोई कोई जमींदार है, कोई कोई लोग हैं जिनके पास बहुत बड़ी जमीन के टुकड़े हैं, और कोई कोई विलेजर ऐसे भी है जिनके पास मात्र छोटी सी जमीन बची हुई है। हमको तो अपने स्कूल के बगल वाला गांव भी दिखता है, हमारे स्कूल के बगल वाला गांव भी दिखता है जिसमें जमीन छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई है, और उसमें जो भी वीट हो, राइस हो, जो भी उसमें क्रॉप्स होते हैं, फूड प्रोड्यूस होता है, वो और ज्यादा होता अगर वहाँ कलेक्टिव फार्मिंग होता। पूरे जमीन को अगर मान लो कि दो चार किसान मिल के कलेक्टिवली पैसा अगर अरेंज करता, रिसोर्सेस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को वो मिल के अगर अरेंज कर लिए होते, तो सबका लॉस भी डिवाइड हो जाता और प्रॉफिट भी मल्टीप्लाई हो जाता। लेकिन समझाए कौन? यहाँ जात के नाम से, धर्म के नाम से, भाषा के नाम से, प्रांत के नाम से हम जो है एक दूसरे से भेदभाव कर लेते हैं, और यहाँ नेचुरल रिसोर्स हमारा भले मिसयूज हो जाए, वेस्ट हो जाए, बहुत सारी हमारी नासमझी ही है जिसको हम कभी समझ ही नहीं पाते असली बात को, वो भी एक प्रॉब्लम है। ये कहने का मतलब है ये टॉपिक से कि कहानी में जो हमको निष्कर्ष मिल रहा है, जो भी कंक्लूजन है यहाँ से, वो हमको पता चल रहा है जनरल पिक्चर इंडिया का भी ऐसा ही होगा। फार्मिंग सेक्टर में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड है। ऐसे ही पिताजी अपने बेटों में जमीन बांट दे रहे हैं और चार बेटा अपने बेटों में जमीन बांट दे रहे हैं, तो लैंड फ्रेगमेंटेशन जो है वो लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी होती जा रही है, और वो जमीन अनइकोनॉमिक, अनप्रोडक्टिव होता जा रहा है। मजबूरी ये है कि जो लोगों का घर परिवार चल रहा है खेती बाड़ी से, वो जो है वो केमिकल फर्टिलाइजर और ओवरडोज और ओवर इरिगेशन नासमझी में कर रहे हैं। सोचते हैं कि हमको जो है ज्यादा ईल्ड पर हेक्टेयर मिलेगा, लेकिन ऐसा एक्चुअली है नहीं। चलो, एक और प्रॉब्लम है अभी, हु विल प्रोवाइड टॉपिक। ये तो हम लोग का डिस्कस मिल गया। कल्टिवेटेड एरिया है, नंबर ऑफ फार्मर। ये अब नेक्स्ट नंबर है हु विल प्रोवाइड लेबर। ये क्वेश्चन है हु विल प्रोवाइड द लेबर। तो यहाँ पे हम मशीन खरीद ले रहे, ट्रैक्टर खरीद लिए, तो दो गो लेबर को छुट्टी कर दिए। वो बेचारा दोनों लेबर अपना माथा पीट रहा है। पहले तो इनके यहाँ हम लोग काम मिल जाता था, अब ये ट्रैक्टर खरीद लिया, अब ये हार्वेस्टर थ्रेसर खरीद लिया है, अब इसको लेबर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मैक्सिमम गांव में लोग जो है, इंडिया में लोग जो है मशीन खरीद लिए गांव में, और उनका अपना प्रॉफिट तो बढ़ा, लेकिन बहुत सारे गांव के साधारण लोगों का नौकरी चला गया। जो जमीन में काम करते थे, अब वो बाहर इधर उधर शहर में काम ढूंढते रहते हैं, और नतीजा क्या हुआ? इंडिया का ही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है फॉल कर रहा है, इंडिया का ही पर कैपिटा इनकम जो है वो गिर जा रहा है, इंडिया और गरीब हो जा रहा है, बेरोजगारी इंडिया में बढ़ जा रही है। तो हमारे कंट्री में मशीन या मैनुअल लेबर, ये डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। हम लोग छोटे से ही स्कूल में हम लोग को पढ़ाया जाता था कि इंडिया की आबादी जो है दुनिया में दूसरे नंबर पर है। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, एंड इन इंडिया एग्रीकल्चर सेक्टर गिव्स एम्प्लॉयमेंट टू 90%। देन हम लोग जो है 7 में 8 में आए तो वो 80% हो गया, 12 में आए तो वो 80 से 70 हो गया, अभी कॉलेज में आए तो वो 70 से 65 हो गया, अभी 60 हो गया, 50 हो जाएगा कल को। धीरे धीरे एग्रीकल्चर सेक्टर से लोग छोड़ के जो है दूसरे दूसरे सेक्टर में चले जा रहे हैं। लोग घर में नौकर नौकर बन गए, बड़े शहर में फ्लैट में नौकर बन गए, कोई इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा है, कोई प्लम्बिंग का,
कोई ऑटो चला रहा, कोई रिक्शा चला रहा, कोई बड़े शहर में मजदूरी कर रहा है, लेकिन गांव के लेबर जो है वो गांव के लेबर वो मिलने में कमी हो गया। तो यहाँ पे पैराडॉक्स है। जो गांव ट्रैक्टर खरीद के सोचा था कि हम अमीर हो जाएंगे, हम वहाँ कितना अच्छा काम किए हैं, फिर जो है हम बाजी मार दिए हैं, हमारी खुशहाली बढ़ जाएगी गांव की। आज गांव के लेबर जो है गांव में दिखते नहीं है, वो सब शहर की तरफ मूव कर गए हैं। अब गांव में जमीन है, हम बूढ़े हो गए, मेरी जमीन में काम करने वाला कोई नहीं है। तब क्या करते हैं, हम एजेंट को पकड़ते हैं, भाई कुछ हमको लेबर दे दो। एजेंट भी पैसा खा रहा है और वो लेबर भी आता है तो ढंग का काम नहीं करता है। वो एजेंसी से आया तो मेरी बात भी नहीं मानेगा। दूसरा बात है कि जब वो शहर में चला गया, वो गांव लौटना ही नहीं चाहता है। तो यहाँ बहुत सारे इकोनॉमिक्स के प्रॉब्लम्स जो है वो हमारे कुछ तो क्रिएट हो गए हैं, कुछ कुछ समय के लिए लगा कि हमें सॉल्यूशन दिखा है, लेकिन परमानेंटली वहां पे हमको सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है। तो हम कहाँ गलती कर दे रहे हैं? हम जितने स्कूल के डीएवी के बच्चे हैं, क्या कोई भी खेती बाड़ी करेंगे, कोई भी प्राइमरी एक्टिविटी करेंगे? नहीं, सब सपना देख रहे करोड़पति बनने का। सबको करोड़पति बनना है, और उसके बाद कोई खेत में नहीं जाएगा तो सब्जी कहाँ से आएगा? हाँ, सब्जी जो उगा रहा है वो सुई मार दे रहा है, उसमें दवाई छिड़क दे रहा है। आप खाओ दवाई वाला और सुई वाला, क्या खाओगे? दिस इज माई क्वेश्चन। तो यहाँ पे एक और हमारे लिए जो है प्रॉब्लम है, जो हमारी बढ़ती हुई आबादी है वो गांव की तरफ नहीं जाना चाह रहे हैं। और एक प्रॉब्लम है कि जो पढ़े लिखे हैं, डीएवी डीपीएस और जितने इंग्लिश मीडियम के हैं, सब अप्लाई कर रहे हैं एमबीए में और एमसीए में और बिजनेस में और आईएएस में और डॉक्टर इंजीनियर में। कोई खेत का, कोई प्राइमरी एक्टिविटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा। तो ऐसे ये काम करते हुए भी 30 to 40 years हो गए, जहाँ हमारे एजुकेशन सिस्टम में ही हम लोग जो है इस तरह का सपना दिखा दिए कि बेटा डॉक्टर बनो, बेटा इंजीनियर बनो, और खेतीबाड़ी में कोई इज्जत नहीं है, पैसे नहीं है। लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और लेबर ऑर्गेनाइजेशन और यूएन एजेंसी बता रहे हैं कि फ्यूचर में जो प्राइमरी एक्टिविटी का काम सीख लेगा, जिसके पास अपनी जमीन होगी, जो खेती करेगा, वो सरवाइव कर जाएगा। और बाकी लोग वही होगा जो अभी यूक्रेन और रसिया में हो रहा है, दो के झगड़े में तीसरे की चटनी बन रही है। ऐसे ही गाजा में हो रहा है, इसराइल और वहां पे हमास, ये दोनों लड़ रहे हैं और बेचारे गाजा वाले इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं। तो ये फ्यूचर में तो लड़ाई होगी, संघर्ष बढ़ेगी, और वो इकोनॉमिक्स का ही जो है कुछ ना कुछ कंसेप्ट या मिसअंडरस्टैंडिंग जो मान लो। अंडरस्टैंडिंग है तो बहुत अच्छा है, और मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसके लिए नतीजा जरूर भुगतना होगा। तो हम लोगों को यहाँ पे एक बुक में एक स्टोरी है, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, यही प्रॉब्लम लेके बात कर रहे हैं, डाला और रामकली। ये लोग बहुत गरीब है, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर इन द नेटिव ऑफ द विलेज। ये लोग जो है वही पालमपुर में, वो पिछले साल काम मिला था, इस साल मालिक के यहाँ देखे ट्रैक्टर खरीद लिया। अब हमको जो है पहले 4 महीना काम मिला था, इस बार एक ही महीना काम करने बोल रहे हैं, 3 महीना मैं बेकार हो गया। तो ये जो है ये सिचुएशन है हमारे विलेज सेक्टर का। अब ये हो गया, हु विल प्रोवाइड द लेबर, ये एक क्वेश्चन है। गांव में लोग जाना नहीं चाह रहे हैं, जा रहे हैं तो मकान मालिक अपना और जमीन का मालिक अपना सुख सुविधा को पहले देख रहा है, और वो सोच रहा है, वो बड़ी अक्लमंद आदमी है। तो ये जो है वो सीधा सा बात है, यहाँ पे लेबर की क्राइसिस कहीं दिख रही है और कहीं पे लेबर की शॉर्टेज भी दिख रही है। कुछ शहर की तरफ माइग्रेट कर जा रहे हैं, और नतीजा ये है कि इन लोग का अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और हमारे कंट्री का इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है। तो हमें अब क्या डिसीजन लेना है, वो बुक थोड़ा पढ़ना होगा। थोड़ा इसको हम लोग क्लास में ऑफलाइन में भी थोड़ा रीडिंग करके पता करेंगे कि हमारे बुक में से कौन से हमको ये करना है, सॉल्यूशन ढूंढना है, कहाँ हम मिस्टेक करते हैं, वो हमको बुक पढ़ के कर लेना है।
अब नेक्स्ट है नंबर 5 के बाद नंबर 3। ये है कि कितने पैसे में हम फार्मिंग सेक्टर के लिए जो है ग्रांट करेंगे। हमको गवर्नमेंट ने कहा कि आप इकोनॉमिक प्लानिंग करके दो गवर्नमेंट के लिए। तो हमारे लिए उन्होंने प्रपोजल दिया कि आपको हम लोग जो है टीम में रखते हैं, चलिए आप सोच के बताइए। तो हम लोग को बहुत सारी बातों का ध्यान रखते हुए प्लान करके देना है कि एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, और भी बहुत सारे सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर ही पढ़ेंगे पीपुल एज ए रिसोर्स, तो वहाँ सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी कि मेरे पापा इंडस्ट्री में काम करते हैं या बिजनेस करते हैं या वो डिफेंस में सर्विस करते हैं, तो तुम्हारे पापा भी कहाँ काम करते हैं और तुम बड़े होके कौन से सेक्टर में जाओगे। ये नेक्स्ट चैप्टर है पीपुल एज ए रिसोर्स कि वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कौन से एक्टिविटी में जाएगा। और यहाँ अभी छोटा सा ये है टॉपिक है कैपिटल फार्मिंग। तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर ए ग्रेट डील ऑफ कैपिटल। ये हमको एक पिक्चर था, उसमें ट्रैक्टर था, पेस्टिसाइड था और बहुत सारे मशीनें थे। सबके लिए हमने पैसे खर्चा किए थे, फिक्स्ड कैपिटल खर्चा कर लिए थे। तो मॉडर्न मेथड्स के लिए पैसा तो चाहिए, यही बात है। तो अभी स्मॉल फार्मर जो है और मार्जिनल फार्मर है वो उधार लेता है, और उसका जो उधार लेने के बाद अगर मान लो मौसम खराब हो गया और उसको प्रॉपर हार्वेस्ट नहीं हुआ, उसके अनाज अगर नहीं उगे, मार्केट में कीमत अगर मान लो घट गई। हम लोग को एक बात याद है 2003 या 2004 में ऐसे ही जो ऑनियन था वो करीब करीब जो है वो 5 to 10 रुपीज किलो था, वो अचानक से 50, 60, 70 रुपीज किलो हो गया। सोचो 10 रुपया वाला प्याज 60 रुपया हो गया, सरकार गिर गई। इतना हंगामा हुआ इंडियन पार्लियामेंट में, महाराष्ट्र में, पंजाब में, जहाँ के लोग मतलब सब्जी में प्याज डाल के खाते हैं। और जो 5 रुपया 10 रुपया बजट में प्याज आ जाता था वो 60 रुपया 70 रुपया, तो लोगों को झटका लगा, अरे इतनी महंगाई कैसे आ गई। फिर सेम एग्जांपल हम देते हैं, हम लोग तेल खरीदते थे 60 रुपया 70 रुपया लीटर में, तो अचानक से 100 पार हो गया, अभी 110 के आसपास है, 108 9 8 9 110 ऐसे है। बजट जब हम लोगों का गड़बड़ होता है तो हम अपना घर परिवार में कोई दूसरे सेक्टर, कोई दूसरा काम में से पैसा बचा के इधर में जरूरी सामान को हम खरीदते हैं। तो वैसे ही एग्रीकल्चर सेक्टर में जो छोटे मोटे किसान हैं वो कर्जा लेके भी अगर मान लो मशीन खरीदे और बीज खरीदे, फर्टिलाइजर खरीदे और खेती कर रहे हैं, लेकिन लेकिन अगर क्रॉप फेल्योर हो गया ड्यू टू बैड मॉनसून, ड्यू टू पेस्ट, कीड़े लग गए अनाज में, और मार्केट में उनको अगर सही दाम नहीं मिला, तब क्या करेंगे, ये है क्वेश्चन। तो क्या वो मेहनत नहीं किए थे? क्या उन्होंने कर्ज लेके गलत मशीन खरीदा था? इस समय उनको क्या छोड़ देना चाहिए कि तुम अपने हाल पे रहो, तुम जियो चाहे मरो, मुझे क्या? क्या फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाला गवर्नमेंट जैसा हम अपनी बर्ताव करें, किसानों से कोई सहानुभूति नहीं, लोन माफ नहीं, या नाराबाजी लगाए जय जवान जय किसान? उनसे वोट लेना है तो हम उनके पास जाके खूब अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे कि आपके चलते पूरा देश खाना पीना उनको आप लोग जो है ईमानदारी से खिला रहे हैं। और बाकी एक दिन वोट के बाद उनको 5 साल के लिए हम भुला देते हैं, उनकी दुख दर्द में हम कभी शामिल नहीं होते हैं, उनके रियलिटी को हम सुन के भी अनसुना कर देते हैं। वो इतने कमर तोड़ मेहनत करके जो है खेती करता है, और उसके अगर अनाज के सही मोल नहीं मिले, दाम नहीं मिले, क्रॉप फेल्योर से अगर वो अपना उसमें नहीं बचा पाया, तो कॉमन सिटीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या फर्क है? यहाँ इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हैं? ये मेरा क्वेश्चन है, तुम सोचो क्या करना है। वो लोन लिया तो भाड़ में जाए, वो जिए चाहे मरे उससे क्या है।
क्या गवर्नमेंट का कुछ फर्ज बनता है कि कुछ उनको पैसे दे दे, कुछ उनका हौसला बढ़ा दे, कुछ पंचायत के तरफ से गांव के लोग उनकी सहानुभूति बढ़ा दे, उनको एनकरेज करके, उनको मदद करके, उनको एक बेहतर किसान बनाए, उनको हौसला दिलाए कि अगला साल सब ठीक हो जाएगा। कौन सा ज्यादा पॉजिटिव है? वो भाड़ में जाए, वो मरे, वो जिए मरे, उससे मुझे क्या? या हम उसकी हौसला बढ़ाए, उसको एनकरेज करें, उसको ये बोले कि अगला साल ठीक हो जाएगा? कौन सा इकोनॉमिक्स ठीक है? नो रिस्पॉन्स। चलो, ये है कि दो अपॉर्चुनिटी है, उनके लिए हम तो खेती नहीं कर रहे हैं, कम से कम उनके लिए एक अच्छे पॉलिसी तो बना दे, इकोनॉमिक प्लानिंग में तो हम कम से कम उनको सपोर्ट कर दे, और वो ही थोड़ा अमीर हो जाए, वो भी थोड़ा खा पी ले, वो भी थोड़ा आगे बढ़ जाए, हंसी खुशी के जिंदगी जी ले, तो मुझे क्या दिक्कत है ना? अगर किसान थोड़ा अगर अच्छे स्टेटस वाला हो जाए तो कंट्री का उसमें जो है सुधार ही होगा। अगर 40% लोग उसमें, 50% लोग काम करते हैं, और ये 50% लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनका पर कैपिटा इनकम, उनके पास अगर मान लो कि बेहतर लाइफस्टाइल अगर आ जाती है, तो सोचो इंडिया कितना आगे बढ़ सकता है। लेकिन समझाए कौन? कहाँ से समझाएंगे? वो तो, वो पैसा तो है ही नहीं किसी के पास जिससे किसी की भलाई करे। वो पैसे तो किसी के पास नहीं है, भारत सरकार के पास भी कोई पैसा नहीं है। वो प्रूफ कर देगा हमारे पास कोई भी पैसा नहीं, हम तो यूनाइटेड नेशन से कर्ज लेते हैं, हमको तो सारा पैसा कर्ज चुका देना होता है। उधर आईपीएल होता है, एक 4-5 साल पहले आईपीएल हो रहा था और फील्ड में खूब घास में पानी दिया जा रहा था। उस साल महाराष्ट्र के किसान सुसाइड कर रहे थे क्योंकि उनके खेत में पानी नहीं था। तुम फैसला करो कि आईपीएल में ग्राउंड में पानी पटाना कितना जरूरी है। अरे भाई, 50,000 दर्शक आके 5 घंटा मैच देखेंगे, वो लोग 500 रुपया और 1,000 रुपया का टिकट का वसूली करने वो स्टेडियम में आए हैं, पॉपकॉर्न खाएंगे, पानी बोतल खरीदेंगे, पानी पियेंगे, वो गॉगल्स कर देंगे, अच्छी ड्रेस टी शर्ट पहन के आएंगे। लाइफस्टाइल की ज्यादा जरूरी है ना? लाइफ सरवाइव हो ना हो, किसान मरे, उससे क्या? वो महाराष्ट्र के किसान के खेत में जमीन नहीं पड़ा थे तो भगवान का दिया हुआ न्याय था। और आईपीएल में सारा पानी तो हम तो अपना पॉकेट से लाके वहां पटा रहे थे। ये थोड़ी हम कोई नदी का पानी और अंडरग्राउंड पानी खींच रहे थे, तो मेरी जेब में रखी हुई पानी थी, उससे हम पटाए। वो बीसीसीआई का खुद का घर का पानी था। किसानों के लिए पानी तो भगवान ने अन्याय किया, और आईपीएल वाला पानी हो तो उसका अपना पर्सनल प्रॉपर्टी था, उसका राइट था। तो यहाँ हमको इकोनॉमिक्स के बारे में सोचना है। नौबत कहाँ तक आ गई है? हम किस तरह के इंसान बन गए हैं? व्हाट टाइप ऑफ ह्यूमन बीइंग्स वी हैव बिकम टुडे, एट व्हाट कॉस्ट? बेसिक नीड फूड क्लॉथ शेल्टर के बदले में हमको एंटरटेनमेंट चाहिए, अम्यूजमेंट चाहिए, आईपीएल चाहिए। थोड़ा प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद आईपीएल को शिफ्ट कर दिया दुबई में। इंडिया में कोविड हुआ, लोग बाहर नहीं जा रहे थे, लेकिन आईपीएल ठीक दुबई में हुआ, लोग टीवी चला के देख रहे थे। स्टेडियम में एक भी आदमी नहीं था, टीवी में बैठ के देखा। एक नया बिजनेस आ गया, पेन ड्राइव खूब बिका, लैपटॉप खूब बिका, ऑनलाइन क्लास के लिए स्मार्टफोन खूब बिका, पूरे दुनिया ने स्मार्टफोन खरीद लिया। हैंड वॉश खरीदा लोगों ने, मल्टीविटामिन टैबलेट खरीदे, कोविड वैक्सीन के लिए लाइन लगा के वैक्सीन ली। बेसिक नीड्स के लिए गवर्नमेंट कहीं ना कहीं प्लान करना भूल जाते हैं, किसानों को भूल जाते हैं। ये एक गांव है, एक स्टोरी है, और उससे हमको बहुत सारी बातें जो है पता चलती है, कैपिटल है कि नहीं है। अब लास्ट टॉपिक है, उसको हम लोग छोड़ दे रहे हैं, वो है सेल ऑफ सरप्लस प्रोडक्ट। ज्यादा प्रोडक्ट हो गया तो कहाँ बिकेगा, कितने भाव में बिकेगा, कौन बेचेगा? इसी को अगर अमेरिका खरीद लेता है तो वो पूरे वर्ल्ड में मार्केट खरीद लेता है। खुद अगर दुकानदार अपने यहाँ पे चादर बिछा के बेचता है तो उसके भाव गिर जाते हैं। सोचो, आजकल एप्पल में भी स्टिकर लगा हुआ आ रहा है,
आजकल फल में भी जो है स्टिकर लगा के बेच रहे हैं, और उसको बढ़िया से कवर, हम देखे नाशपाती और एप्पल में भी बढ़िया सा जो है कवर लगा के बेच रहे हैं। हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे जनरेशन के चॉइसेस में कितने बदलाव आ गए हैं। बस यही है थोड़ा बहुत। और नॉन